नमस्कार विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं आपके एमए फाइनल के लिए समाजवादी आंदोलन का विकास। इस व्याख्यान माला में आज पहला व्याख्यान। इसमें समाजवादी आंदोलन विद्यार्थियों, देखिए, भारत में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रूप में समाजवादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। 1918 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसका पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा। भारतवर्ष में भी इस नवीन चेतना का प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे समाजवादी प्रकृति के भारतीय नेताओं ने भी इस दिशा में चिंतन करना प्रारंभ किया। 1920 के बाद की राजनीतिक घटनाओं में भारत में वामपंथी विचारधारा के लोगों को यह विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया कि विशुद्ध राष्ट्रवाद एक संकुचित एवं अपर्याप्त आंदोलन है तथा राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अर्थहीन है। यदि भारत के प्राचीन काल को देखा जाए तो विद्यार्थियों, हमें समाजवादी चिंतन के वहाँ पर भी हमें एक बीज यूँ कहें कि दिखाई देते हैं। ऋग्वेद, दूसरे धर्म ग्रंथ, विशेषकर धम्मपद में मानव एकता, भ्रातृत्व, आध्यात्मिक समानता के सिद्धांतों के दर्शन होते हैं। वेदों में सर्व सुखिन भवन्तु, ये विचार दर्शन हमें प्राप्त होता है। दुनिया में सब और सुखी रहें, प्रसन्न रहें। शांतिरेव शांति सामा शांतिर वनस्पति, ये इस प्रकार के हमें मंत्र वेदों में मिलते हैं। तथापि आधुनिक अर्थ में यदि हम देखें तो समाजवादी चिंतन 20वीं शताब्दी की उपज है। आधुनिक संदर्भ में हमारे पास प्राचीन संदर्भ है, हमारे यहाँ भी एक समाजवाद था, लेकिन जिस समाजवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं 20वीं शताब्दी की उपज, आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रूप में समाजवाद भारत में पश्चिम के प्रभाव से ही विकसित और लोकप्रिय हुआ। पश्चिम के समाजवादी विचारों को भारतीय समाजवादी नेताओं ने भारतीय परिस्थितियों, वातावरण और चिंतन के अनुरूप ढालने की कोशिश की। भारत में आधुनिक समाजवाद के उदय चिन्ह को लें तो कहना होगा कि समाजवादी तत्वों का प्रथम दर्शन हमें अरविंद के उन 7 लेखों में प्राप्त होता है जिन्हें 1893 में उन्होंने इंदु प्रकाश नामक पत्र में न्यू लैम्प फॉर द गोल्ड शीर्षक से, यानी कि पुरानों के बदले नवीन शीर्षक से प्रकाशित उन्होंने करवाया था, इंदु प्रकाश नामक पत्रिका में। इन लेखों में अरविंद ने कांग्रेस की मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए सर्वहारा की दशा को सुधारने का आग्रह किया था। 1908 में तिलक ने भी केसरी में कुछ लेखों में रूसी
सर्व खंडनवादियों की चर्चा की थी। लाला लाजपत राय भी संभवतः वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाजवाद और बोल्शेविकवाद के विषय में कुछ लिखा था। बोल्शेविकवाद के प्रति लाजपत राय का कोई सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण नहीं था, तथापि अपनी पुस्तकों में उन्होंने कांग्रेस पर पूंजीपति आधिपत्य की कटु आलोचना की। 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व भी लाला लाजपत राय ने किया। एन एम रॉय ने जिन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बुजुर्ग वर्ग द्वारा संचालन की आलोचना की। चित्तरंजन दास 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित अवश्य हुए, तथापि क्रांति के प्रति उनमें कोई सहानुभूतिपूर्ण आकर्षण नहीं था। दास यद्यपि समाजवादी नहीं थे, किंतु उन्होंने भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में बड़ी सहायता पहुंचाई। भारत में समाजवादी चिंतन को प्रोत्साहन देने में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1926 में सोवियत संघ की यात्रा की और उन्होंने सोवियत रशिया नामक अपनी एक छोटी बुकलेट लघु पुस्तिका में रूस की तत्कालीन उपलब्धियों का प्रशंसात्मक चित्र खींचा और अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा में कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक एवं आर्थिक पद्धति की बड़ी प्रशंसा की। इन पुस्तकों में हमें आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की मार्क्सवादी व्याख्या पर जवाहरलाल के विचारों का सुंदर परिचय प्राप्त होता है। 1930 तथा 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलनों एवं गोलमेज परिषदों दो गोलमेज की असफलता से देश में उदासी और निराशा का वातावरण छा गया। गांधी जी ने स्वराज्य दल के प्रस्ताव के प्रति जो नर्म रवैया अपनाया, उससे भी क्षोभ का वातावरण फैला। इसके अतिरिक्त गांधी जी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जमींदारी प्रथा का बचाव किए जाने के कारण, जैसा कि उनके संरक्षित सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप की विचारधारा से ध्वनित होता है, कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के लोगों को गांधी के नेतृत्व के प्रति भी अधिक असंतुष्ट कर दिया। नेहरू जी ने गांधी के संरक्षिता सिद्धांत के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, गांधी द्वारा जमींदारी प्रथा का बचाव किया जाना मेरे लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। गांधी उसे राष्ट्रीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज प्राय कोई भी बड़ी बड़ी जमींदारियों एवं तालुकों का समर्थन करता हुआ नहीं पाया जाता। गांधी जी द्वारा दरिद्रता की प्रशंसा किए जाने से वामपंथी विचारधारा के लोग और भी अधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत की परिस्थितियों में गांधी के दरिद्रता संबंधी सिद्धांत को स्वीकार करना उस समय विद्यमान अति निम्न स्तरीय रहन सहन को उचित ठहराने तथा प्रोत्साहित करने की भांति है। साथ ही गांधी जी से आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति के विरोध में अनेक नेताओं के मन में कुछ गंभीर आशंकाएं पैदा कर दी हैं। और चूंकि
गांधी जी आधुनिक विज्ञान के प्रति अपने दृष्टिकोणों से तनिक भी हटने को तैयार नहीं थे। अतः वामपंथी विचारधारा के लोग गांधी का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना को शंका की दृष्टि से देखते थे। जब गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरस्त कर खादी आंदोलन का श्री गणेश किया तो उनके निकटतम सहयोगी भी आश्चर्य में पड़ गए। वे गांधी की कार्य पद्धति को समझने में असफल रहे। तो विद्यार्थियों, गांधी जी की कार्य प्रणाली से देश में जो निराशा और विस्मय का वातावरण निर्मित हो गया था, उससे समाजवादी प्रवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिला। साथ ही भारतीय राजनीतिक जीवन में व्याप्त सांप्रदायिकता ने भी समाजवादियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। समाजवादियों का विश्वास था कि सांप्रदायिकता के कारण ही आज तक देश में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पनप सका। उनके विचार में स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल विदेशी शासन को समाप्त करना भर नहीं, अपितु उसका उद्देश्य देश के करोड़ों मजदूरों और किसानों को शोषण एवं सामंतवाद के कुचक्र से मुक्त कराना भी है। यानी कि विद्यार्थियों, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात है। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी यदि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जाता है तो वो इतना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जो है वो कोई उचित समाधान, समाजवादियों को उचित समाधान प्रतीत नहीं होता है। उनका मानना है सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ये तमाम जो एक सुविधाएं हैं ये समस्त लोगों को मिलनी चाहिए। जिनका भी शोषण हो रहा है, जो भी भेदभाव के शिकार हैं, उन सब समस्याओं का निवारण होना चाहिए। भारत में समाजवादी चिंतन का प्रारंभ तो हमने चर्चा की है इसी व्याख्यान में, काफी पहले से था। लेकिन समाजवादी आंदोलन का जो श्री गणेश है, प्रारंभ है, वो मई 1934 में हुआ, जबकि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। यह भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास में, ऑर्गेनाइजेशन विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसकी स्थापना से सभी प्रांतीय समाजवादी संगठनों और गुटों को अखिल भारतीय आधार पर मंच मिल गया। 1931 में बिहार में, 1932-33 में नासिक के केंद्रीय कारावास में, 1933-34 में उत्तर प्रदेश तथा बंबई प्रांतों में समाजवादी गुट स्थापित हो चुके थे और इन्हीं गुटों ने वास्तव में कांग्रेस समाजवादी दल के बीच कार्य किया। समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17 मई 1934 को पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता की आचार्य नरेंद्र देव ने। यदि विद्यार्थियों हम प्रमुख समाजवादियों के नाम उस काल में जानना चाहें तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख प्रतिपादकों में नाम थे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, M.R. मसानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय,
पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण सिंह। ये जो नाम हैं ये प्रमुख समाजवादी नेता थे जो समाजवादी आंदोलन के प्राण समझे जाते थे। अत्यंत ही योग्य युवक, नवयुवक, उत्तर भारत के कांग्रेसी और मुख्यतः शहरी मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिनमें से अनेकों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण अपना परिवार त्याग दिया था या विवाह तक नहीं किया, कर लिया तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार के ये समर्पित लोग, जिनमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, M.R. मसानी, सभी नाम आपकी स्क्रीन पर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली। सैद्धांतिक रूप से ये नेता 3 प्रवृत्तियों में विभाजित थे। पहला मार्क्सवादी, दूसरा लेबर पार्टी जो अंग्रेज मजदूर दल सरीखे जो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, और तीसरा लोकतंत्रात्मक समाजवादी, जिन पर कि गांधी जी के विकेंद्रीकरण सिद्धांत तथा सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आंदोलन का एवं वर्ग संघर्ष का प्रभाव था। जो प्रथम प्रवृत्ति के लोग हैं मार्क्सवादी, इसमें जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख थे। दूसरी जो नेचर है अंग्रेज लेबर दल, जो लेबर पार्टी, जो अंग्रेज मजदूर दल सरीखे सामाजिक जो लोकतंत्रवादी हैं, दूसरा गुट, उसमें M.R. मसानी और अशोक मेहता। जो तीसरा लोकतंत्रात्मक समाजवादी, इसके अंदर नाम है तीसरे के अंदर अच्युत पटवर्धन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनकी परस्पर कोई स्पष्ट विचारधारा परिभाषित नहीं थी, किंतु एक अशांत समझौता मार्क्सवादी एवं अमार्क्सवादियों में था, जिसके परिणाम स्वरूप दल की विचारधारा, कार्यक्रम एवं विनिश्चयों में मार्क्सवादी शब्दावली का प्रयोग करने की अनुमति थी। दल को मार्क्सवादी कहा जाता था तथा अन्य मूल पार्टियों में से मार्क्सवादी लोग एक नियंत्रित आधार पर रजिस्टर्ड किए जाते थे, किंतु दल को मार्क्सवादी लेनिनवादी कहलाने की अनुमति नहीं थी। मार्क्सवादी थी लेकिन साथ में लेनिनवादी नाम नहीं लगेगा। यद्यपि ये जो 10 नाम अभी मैंने बताए ऊपर आपकी स्लाइड पे अभी भी लिखे हुए हैं, इनमें से ये जो थे, इनमें से अधिकांश लोग अमार्क्सवादी थे, किंतु इनमें से अधिकांश वे लोग थे जो मार्क्सवादी थे एवं उनके विचारों के नेताओं का बहुमत और सदस्यों का समूह अनुसरण करता था। ये 10 नेताओं में से अधिकांश लोग अमार्क्सवादी, किंतु इनमें अधिक वे लोग जो मार्क्सवादी थे एवं उनके विचारों के नेताओं का बहुमत और सदस्यों का समूह अनुसरण करता था। नेताओं के आपस में मतभेदों के बावजूद संगठन संबंधी समस्याओं में सैद्धांतिक भेदभाव को एकता के हित में सुलझा लिया गया था। राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठा के विषय में सामाजिक जो समाजवादी नेता है, इनमें एक रूपता पाई जाती थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और उनके जो उनका मतांतर था में जो सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व था वह उनकी व्यक्तिगत मित्रता थी। यानी उनमें मतभेद भी हैं तो भी वे मित्र हैं। उनमें वो चाहे मार्क्सवादी हैं, अमार्क्सवादी हैं, अंग्रेज मजदूर दल हैं, लोकतंत्रात्मक समाजवादी हैं, लेकिन उन सब में एक जो कॉमन बात, राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठावान सभी लोग हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।